नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत पर हुई राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज लोकसभा पहुंचे और तो उन्होंने सदन के बाहर एक वक्तव्य दिया और इस वक्तव्य में उन्होंने कई सारी बातें कहीं। यह एक परंपरा है, लगभग हर सत्र के शुरुआत पर प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं। पिछली बार 2019 में उन्होंने करीब 7 मिनट का भाषण दिया था और इस बार करीब 15 मिनट का भाषण दिया उन्होंने नए संसद भवन के परिसर में हंस द्वार के पास, कि जैसे प्रधानमंत्री ने इस बार हमारी सरकार कहकर अपनी बातों को रखा। इससे पहले जब हम चुनाव के बीच भी और वैसे भी जब हम प्रधानमंत्री को सुनते थे तो मेरी सरकार कहते हुए सुनते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हमारी सरकार कहकर बात की। वहीं विपक्ष की महत्ता और विपक्ष को सम्मान दिए जाने की बात उन्होंने उतनी मजबूत तरीके से नहीं की जिस तरह से कि 2019 में की थी। 2019 में उन्होंने कहा था, जब 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 2019 में 17 जून को शुरू हुआ था, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष का सम्मान और विपक्ष की हर एक आवाज़ सुनी जाएगी। उन्होंने एक तरह से तंज कहिए या तथ्य कहिए, एक उन्होंने यह भी कहा था कि संख्या को छोड़ दीजिए। विपक्ष को 2019 में काफ़ी कम, 100 से भी कम सीटें मिली थी। विपक्ष मतलब यूपीए और भाजपा जो है और एनडीए 353 सीटों के साथ 2019 में सत्ता में आई थी। 2014 से ज़्यादा बहुमत लेकर आई थी और इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हों, उन्हें कभी भी इतने मजबूत विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा। हमेशा वह एक अच्छी खासी संख्या के साथ बहुमत में रहते हुए सरकार उन्होंने चलाया है। लेकिन इस बार 240 सीटें भाजपा को, 293 सीटें एनडीए को और 234 सीटें जो है वो दूसरे उनके विरोधी गठबंधन इंडिया को है। तो पिछली बार जब वह बात कर रहे थे संसद सत्र की शुरुआत के वक्त, उन्होंने ये कहा था कि संख्या बल को छोड़ दीजिए, संख्या तो जो जनता ने दिया सो दिया। संख्या बात को दरकिनार करते हुए हर एक विपक्ष के सदस्य की बात सुनी जाएगी और उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जबकि हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लोकतंत्र में विपक्ष की महत्ता बताते हुए कहा था कि दूसरा पक्ष विरोधी पक्ष नहीं है बल्कि प्रतिपक्ष है। वह भी एक पक्ष है जो मामले का दूसरा पहलू उजागर करता है। इस तरह से उन्होंने विपक्ष के सम्मान की बात को एक तरह से रेखांकित की थी। हाँ, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति की ज़रूर बात की और उन्होंने कहा कि बहुमत जो है वो सरकार चलाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति की ज़रूरत होती है। जाहिर है इस बार उनकी सरकार जो है वो दो प्रमुख दलों के समर्थन के बल पर चल रही है, टीडीपी और जेडीयू। इसलिए भाजपा अपने दम पर सिर्फ 240 सीटें ले पाई है, जो बहुमत से करीब 32-33 सीटें कम हैं। 2019 में जो प्रधानमंत्री ने कहा था उसको अगर हम हूबहू कोट करें तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष का सक्रिय होना, विपक्ष का सामर्थ्यवान होना अनिवार्य शर्त है। मैं आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें। देश की जनता ने जो नंबर दिया है, लेकिन हमारे लिए उनका हर शब्द मूल्यवान है, उनकी हर भावना मूल्यवान है। और जब हम एमपी के रूप में बैठते हैं तब पक्ष विपक्ष से ज़्यादा निष्पक्ष का स्पिरिट बहुत महत्व रखता है। ये बात 2019 की थी। 2024 में उन्होंने विपक्ष से अपनी उम्मीदों को जाहिर किया और बताया विपक्ष से देश को क्या उम्मीद है। उन्होंने कहा देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं
कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहें, ड्रामा होते रहे, डिस्टरबेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। यह विपक्ष को लेकर इस बार प्रधानमंत्री का बयान था। और सहमति पर जोर देते हुए उन्होंने जो बात कही उसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ लोगों की सेवा करें। हम सबको साथ लेकर संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। और विडंबना यह रही कि इस संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने निर्णयों को गति देने की बात कही। विपक्ष आज उसी संविधान को हथियार बनाकर विरोध प्रदर्शन करता रहा और विपक्ष ने इस मुहिम को, जो चुनाव के दौरान भी उसने चलाई कि उसकी मुहिम संविधान बचाने की मुहिम है, उस मुहिम को चुनाव के बाद भी छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल की याद भी दिलाई। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, तो उन्होंने कहा कि जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में निष्ठा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले किया गया था। आपातकाल के मुद्दे पर विपक्ष ने भी, खास कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आपने 10 साल से अघोषित आपातकाल लगा रखा है, उसकी बात कौन करेगा। खड़गे ने प्रधानमंत्री को बाकी मुद्दों पर भी जवाब दिया और उनका कहना ये था कि प्रधानमंत्री ने किसी भी ज्वलंत मुद्दे की चर्चा नहीं की, जैसे नीट में पेपर लीक का मामला है, मणिपुर का मामला है, असम में, नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का मामला है, और ऐसे कई मुद्दे विपक्ष ने गिनाए और प्रधानमंत्री को इन पर बात नहीं करने के लिए आड़े हाथों लिया और कहा कि इन मुद्दों पर, जनता की मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री का वह बयान भी विपक्ष ने दोहरा दिया कि देश को सब्सटेंस चाहिए और स्लोगन नहीं। 2019 में प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी, 2014 के बाद जब उनकी सरकार दूसरी बार चुनी गई थी, तो इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि कई दशकों बाद देश की जनता ने पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ एक सरकार को दोबारा मौका दिया है। हमने सबका साथ सबका विकास के साथ यात्रा शुरू की थी। जनता ने सबका साथ सबका विकास के अंदर एक अद्भुत विश्वास भर दिया। 2024 के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार एक ही सरकार चुने जाने को बहुत बड़ी घटना बताया और कहा कि यह आज़ादी के बाद केवल दूसरी बार हुआ है और वह भी करीब 60 साल बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के शुरुआत के मौके पर अंक 18 का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की विरासत से जो परिचित हैं, उन्हें पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक महत्व है। गीता में 18 अध्याय हैं, पुराण 18 हैं, 18 का मूलांक 9 है जो पूर्णता का प्रतीक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने 18वीं लोकसभा से जुड़े अंक 18 का महत्व बताया और इस चुनाव का भी महत्व बताया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। 2019 में उन्होंने महिलाओं की संख्या को रेखांकित किया था और महिलाओं का मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को भी उन्होंने जो है एक चुनावी अच्छी परिघटना बताया था। इस बार उन्होंने युवाओं की अच्छी संख्या में संसद पहुंचने की बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के अपने लक्ष्य की भी बात की और ये बताया
कि जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया है, यह इस बात का संकेत है कि हमारे अंदर वो क्षमता है जिससे कि हम जल्द ही गरीबी से देश को मुक्त कर सकते हैं। जो बातें प्रधानमंत्री ने 2019 में कही थी लोकसभा सत्र के शुरुआत से पहले, उनको अगर हम 17वीं लोकसभा से जुड़े कुछ आंकड़ों के मद्देनज़र देखें तो क्या कुछ तस्वीर बनती है वो अब आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों से, जो आंकड़े PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने जारी किए हैं। 17वीं लोकसभा ने जून 2019 से फरवरी 2024 के बीच काम किया। इस दौरान लोकसभा की 274 बैठकें हुई। इससे पहले केवल 4 बार ऐसा हुआ जिसमें कि लोकसभा की बैठकें इससे कम हुई। हालांकि इन में से जब भी ऐसा हुआ तो कोई लोकसभा पूरे 5 साल नहीं चली थी, और 17वीं लोकसभा के 15 में से 11 सत्र तय समय से पहले खत्म कर दिए गए थे। इस दौरान 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में दोनों सदनों के 206 सदस्य निलंबित किए गए थे। 2023 के शीतकालीन सत्र में, अकेले शीतकालीन सत्र में 146 सदस्य निलंबित किए गए थे। कई अहम बिल सांसदों के निलंबन के दौरान ही पारित किए गए। 179 में से 58% बिल पेश करने से पारित होने तक में मात्र 2 सप्ताह या इससे भी कम का समय लगा था। जो बिल पारित हुए उनमें से 35% पर लोकसभा में 1 घंटा से भी कम चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम और महिला आरक्षण बिल तो 2 दिन में पारित हो गया था। 17वीं लोकसभा में पेश ज़्यादातर बिल पास हो गए थे, और वह भी बिना रिकॉर्डेड वोटिंग के। बजट भी बिना चर्चा के या बहुत कम चर्चा कर पारित होते रहे। 2023 में बिना किसी चर्चा के पूरा बजट पारित हो गया था। इससे पहले 2013 और 2018 में ऐसा हुआ था। तो इन कुछ आंकड़ों के मद्देनज़र अगर हम देखें तो विपक्ष की आवाज़ और आम सहमति और सहमति के दावों की सच्चाई समझी जा सकती है।